तो सबसे पहले वन शॉट वीडियो होगी, ठीक है। इसमें 100% एनसीईआरटी कवर करूंगा मैं, और इस वीडियो के बाद आपको चैप्टर 1 के लिए कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है, बस इसके नोट्स बना लीजिए या फिर इसे डाउनलोड कर लीजिए इस वीडियो को। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, जो एनसीईआरटी की एक दो लाइन होंगी वो मैं लास्ट में करवाऊंगा, ठीक है। जो एक दो बच जाएंगी, वैसे तो मैं सारी चीज़ें करवा दूंगा। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तुमने डे टू डे लाइफ में कई सारे रिएक्शन देखे होंगे, जैसे दूध का फट जाना या फिर दूध का दही बन जाना। जब भी तुम्हारी कोई भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, तो उसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जी हाँ, बस इतना सही। द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल्स टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। बस इतनी सी बात है। एग्जाम्पल में जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलती है तो वाटर बनता है। कार्बन और ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। बस इतनी सी बात है। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बनता है वाटर। अब इसमें तो खाली दो ही केमिकल्स हैं, दो ही सब्सटेंसेस हैं। लेकिन अभी ऐसा होता है कि कई सारे सब्सटेंसेस होते, तब तुम मिला के इतना लंबा चौड़ा इक्वेशन लिखते, इतने बड़े बड़े नाम लिखते, तो वो अच्छा नहीं रहता, वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए हमने एक शॉर्टर वे ढूंढा, जैसे हाइड्रोजन को हम H2, ऑक्सीजन को O2 इज इक्वल टू H2O बनता है। बस ये जो छोटा सा मेथड है ना, छोटे मेथड को, रिएक्शन को किसी छोटे वे में लिखने को, इसी को हम केमिकल इक्वेशन कह देते हैं। बस ये भी इतनी सी बात है, इट्स वेरी शॉर्ट। द शॉर्टर वे टू राइट एन रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। देखो, जब भी हम कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं ना, तो उसमें हमें एक चीज और लिखनी होती है। जब अगर हमने कोई, मान लो कोई एलिमेंट लिया एक्स, और एक्स जो है वो एक गैस है, तो उस गैस के लिए हम ऐसे नीचे जी लिख देते हैं। और मान लो हमने लिया वाई, वो सॉलिड है, तो उसको हम एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और कोई लिक्विड है, मान लो जेड, तो उसे एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जी फॉर गैस होता है, एस फॉर लिक्विड होता है, और एस फॉर सॉलिड होता है, एल फॉर लिक्विड होता है। अब ए क्यू क्या होता है? ये ए क्यू होता है एक्वस के लिए। जैसे हमने यहाँ एल लिखा है, एल की जगह अगर यहाँ ए क्यू लिखा रहता है तो वो होता है एक्वस। अब एक्वस क्या होता है? मान लो कोई भी सब्सटेंस, कोई भी केमिकल अगर वाटर में अगर प्रेजेंट हो, जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट है, वो अगर वाटर में है तो उसे हम एक्वस सोल्यूशन कहेंगे, ठीक है। अगर वो वाटर में मिल रहा है, वाटर में हम उसे या तो केमिकल इक्वेशन यूज कर रहे हैं या फिर वो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें, तो उसे हम एक्वस से रिप्रेजेंट करते हैं, ए क्यू से, एक्वस, ठीक है। ये आती है ये एरोस। एरोस क्या होते हैं? मान लो हमने कोई एलिमेंट लिया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, और जो एक्स है ना हमारा, वो गैस है। और गैस क्या होती है? गैस उड़ जाती है, हवा में उड़ती है, तो वो ऊपर जाती है, इसलिए इसके लिए हम ऊपर वाला एरो यूज करते हैं। अगर हम कहीं भी अगर ये ऊपर वाला एरो लगा हो तो समझ जाना वो एक गैस है, ठीक है। और अगर जो जेड है, मान लो कोई जेड है, वो एक प्रेसिपिटेट है, तो उसके लिए हम नीचे ऐसा डाउन साइड वाला एरो दिखाते हैं। अभी प्रेसिपिटेट क्या होता है वो बताता हूँ तुम्हें। हाँ, अब बताता हूँ प्रेसिपिटेट क्या होता है। मान लो हमने जिंक प्लस कॉपर सल्फेट लिया, अब वो बना कॉपर और प्लस जिंक सल्फेट, ठीक है। जो सल्फेट है वो कॉपर से निकल के जिंक में लग गया इधर, ठीक है। अब यहाँ ये डाउन साइड एरो का मतलब क्या है? डाउन साइड एरो, जैसे ऊपर वाला एरो था तो ऊपर उड़ जा रही थी गैस, जो नीचे वाला एरो है वो है कि नीचे नीचे आ जाना किसी चीज में। मान लो जो जिंक है, वो हमने एक जिंक का ये मेटल ले लिया, उसे कॉपर सल्फेट, ये कॉपर, ये जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं ये कॉपर है, और ये सोल्यूशन ये सल्फेट का है, तो इसे कॉपर सल्फेट कहेंगे हम। इन दोनों को मिलाया, इन दोनों का रिएक्शन करवाया हमने, तो ये जब रिएक्शन हुआ तो जो जिंक है, ये जो कॉपर था, ऐसे इससे इन सब में मिल गया, ये जिंक बन गया, और ये सल्फेट का सोल्यूशन है। लेकिन जो कॉपर था ना, ये कॉपर अब अकेला रह गया, ये नीचे प्रेसिपिटेट बन गया, तो प्रेसिपिटेट बन के नीचे आ जाएगा। ये नीचे आ जाता है, इसलिए इसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। अब ये नीचे क्यों आया? नीचे इसलिए आया, मान लो जो शुगर है, वो क्या होती है? वो सोल्यूबल होती है किसी भी, मतलब वाटर में वो सोल्यूबल रहेगी अगर शुगर, तो उसे मिलाएंगे तो वो उसमें रह जाएगी, तो उसके लिए हम ये एरो नहीं यूज करेंगे। लेकिन अगर उसमें तुम रेत डाल दो, रेत को कितना भी घोर दो, वो इनसोल्यूबल होती है वाटर में, तो वो नीचे आ जाती है, तो वो क्या हो जाएगा? वो एक प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ऐसी जो कॉपर है, ये कॉपर अकेला बाहर निकल गया है। पहले यहाँ कॉपर सल्फेट था, लेकिन अभी अकेला बाहर निकल गया है, तो अकेला हो गया इसलिए नीचे आ गया है। इसलिए ये इनसोल्यूबल हो गया, इस जो ये सोल्यूशन है जिंक सल्फेट में, इसलिए नीचे आ गया, और इसी को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, और इसके लिए हम नीचे वाला एरो यूज करते हैं, ठीक है। वेरियस कंडीशन फॉर अ रिएक्शन। अब जैसे कभी कभार रिएक्शन में हम क्या करते हैं ना, कभी कभार उसमें हीट दे देते हैं, कभी कभार सनलाइट दे देते हैं, कभी कभार उसमें प्रेशर दे देते हैं, उसमें प्रेशर लगा देते हैं, कभी कभार इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं। तो जो ये कंडीशन होते हैं ना, इसे हम ये इस एरो की यहाँ ऊपर लिखते हैं। इसीलिए जब भी तुमने कभी देखा होगा कि यहाँ एक्स प्लस वाई
Z5 ATM ऐसे लिखा होगा, या फिर सनलाइट हीट लिखा होगा, या फिर यहाँ कभी तुमने देखा होगा ऐसे डेल्टा लिखा होगा। डेल्टा का मतलब होता है हीट देना। तो जब भी कोई रिएक्शन का कंडीशन हो तो इसे इस एरो के ऊपर लिखना, ठीक है। बिल्कुल एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। अब दूसरी चीज क्या होती है, कैटलिस्ट। भैया कैटलिस्ट क्या होता है, अब बात आती है व्हाट इज कैटलिस्ट। तो देखो जो कैटलिस्ट होते हैं ना, उन्हें भी यहाँ कंडीशन ऑफ रिएक्शन जैसे ऊपर लिखते हैं वैसे उन्हें भी ऊपर ही लिखते हैं। अब मान लो कोई रिएक्शन है S+Y, उसमें मैंने निकल डाला और निकल ने क्या करा, उस रिएक्शन की जो स्पीड है उसे बढ़ा दिया और रिएक्शन हो गया। फिर बाद में मैंने उसे निकल को निकाल भी लिया। ये बिल्कुल ऐसा है कि मान लो किसी दो इंसानों का लड़ाई हो रही है, अभी वो लोग मुंह से लड़ रहे हैं और मैं गया उनके कानों में मैंने कुछ बोल दिया। अब फिर वो दोनों हाथापाई करने लग गए, लेकिन मैं वहां से आराम से निकल आया, बिना कूटे निकल आया उन लोगों के बीच में, बिना कूटे। तो फिर मैं तो वहाँ एक कैटलिस्ट के रूप में हो गया ना। कैटलिस्ट वही होते हैं, वही एलिमेंट्स होते हैं जो कि रिएक्शन में जाते हैं, उनकी स्पीड बढ़ाते हैं, लेकिन जैसे हम डालते हैं वैसे उन्हें निकाल भी सकते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट क्लियर हो गया। दूसरी बात ये आती है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है। वो सब्सटेंस में हो गया और या फिर उनके आसपास जो सराउंडिंग में उसमें भी हो जाता है, ठीक है। पहला होता है चेंज इन स्टेट। जब भी कोई चेंज इन स्टेट, जब भी किसी चीज का स्टेट चेंज होता है तो वहां मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। बर्फ से जैसे पानी बन गया, ठीक है, तो मैं पानी पानी हो गई, तो वो भी चेंज इन स्टेट होता है, ठीक है। अब मान लो किसी का कलर चेंज हो गया, चेंज इन कलर, तो वहां भी केमिकल रिएक्शन होगी। एवोल्यूशन ऑफ गैस, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो कभी कभार एवोल्यूशन ऑफ गैस हो जाता है, कभी कभार। ये सारी चीजें कभी कभार होती हैं, कभी हो गया, कभी हो गया, कभी हो गया, चारों में से कुछ ना कुछ होता ही है। और या फिर टेम्परेचर चेंज हो जाता है, वहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया, मान लो घट गया, ये सब चीजें बैलेंसिंग करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है, वो होता है कंजर्वेशन ऑफ मास। तुमने कंजर्वेशन ऑफ मास तो सुना होगा ना, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अब मान लो मैंने ऑक्सीजन हाइड्रोजन जितनी डाली, जितनी ऑक्सीजन डाली वाटर में, तो उतनी हाइड्रोजन ऑक्सीजन होनी चाहिए ना भाई। मैं तो ये चाहता हूँ। इसीलिए जो हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, इसलिए बैलेंस कैसे करते हैं अब बताता हूँ तुम्हें। यहाँ देखो, यहाँ जो हमारा हाइड्रोजन है वो 2 है, H2, यानी 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन भी 2 है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन तो 2 है लेकिन ऑक्सीजन एक ही है। कुछ नहीं है तो एक ही मानो। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन एक है। अब इस ऑक्सीजन एक को 2 बनाने के लिए मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ 2 लगा दूंगा, 2 इंटू में 2 कर दूंगा। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 हो गई, ठीक है भाई। लेकिन जो ये ऑक्सीजन है ये तो 2 हो गई, लेकिन जो हमारी हाइड्रोजन है यहाँ 2 है। अब यहाँ देखो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन कितनी हो गई 4, ऑक्सीजन कितनी है 2, हाइड्रोजन तो 4 हो गई, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 2 ही है, तो इसे भी 4 करना पड़ेगा। तो इसे भी हम यहाँ क्या लगा देंगे, 2, 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन हो गई। यहाँ चेक करो, 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन हो गई। ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, बस इसी को ही बैलेंसिंग कहते हैं, बस दैट्स इट। अब बैलेंसिंग कभी भी तुम्हें हमेशा याद रखना, बोर्ड में कभी भी या फिर प्री बोर्ड में कभी भी कुछ भी लिखो तुम रिएक्शन, जरूर 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 से बैलेंस करके आ जाना। बैलेंसिंग के भी नंबर मिलते हैं, ठीक है। बैलेंसिंग करना, और एक ये जो एरो ऐसे लगाने होते हैं ऊपर नीचे वाले, ये हो गया, ये हो गया, इन्हें भी जरूर लगा के आना। और बाकी जो ये S L ये सब लिखते हैं, ये कोई ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट होता। हाँ, एक्वस जरूर लिख के आना जब भी एक्वस का यूज करो तुम, ठीक है। ये छोटी छोटी बातों पे एग्जामिनर मार्क्स देता है। और हाँ, दूसरी बात ये भी है कि जब कोई इक्वेशन बैलेंस होती है तो उसे बैलेंस इक्वेशन कहते हैं। लेकिन अगर वो अनबैलेंस्ड है, उसे अनबैलेंस्ड होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, स्केलेटन इक्वेशन। क्या कहेंगे, स्केलेटल इक्वेशन। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है, और बच्चे से नहीं करके जाते हैं तभी मार्क्स कटते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन की। देखो, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, हीट जो होता है वो प्रोडक्ट के साथ निकलती है बाहर। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द प्रोडक्ट। कोई भी रिएक्शन हुआ, उसमें जो प्रोडक्ट बना है उसके साथ अगर हीट निकली तो उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें हीट जो है वो एब्जॉर्ब हुई है, हीट उसमें क्या हुई है, एब्जॉर्ब, तो उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। याद कैसे रखना है, एक्सोथर्मिक में ई एक्स आ रहा है ना, ई एक्स माने एग्जिट, ई एक्स एग्जिट, एग्जिट का मतलब क्या होता है, निकलना। इसीलिए ये ट्रिक किसे याद कर लो, एक्सो, ई एक्स का मतलब एग्जिट यानी निकलना, निकलना किसका, हीट का। बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। इसमें पहला जो हमें पढ़ना है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो, ये जो रिएक्शन जो बताऊंगा ना टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की, इसमें जो जो मैं एग्जांपल दूं, जैसे ये दोनों एग्जांपल अभी दूंगा, जो जो एग्जांपल दूं वो सारे याद कर लेना और लिख लेना, उससे ज्यादा और कुछ नहीं आएगा इसमें, ठीक है। पहला है क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में कॉम्बाइन ये शब्द ही दिख रहा है, जब दो
जब दो हमारे जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट्स टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जैसे देखो, ये कार्बन है, सॉलिड, ऑक्सीजन गैस और CO2 बना रहा है गैस। यहाँ दो रिएक्टेंट है और क्या मिल रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है CO2, इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और इसी का एक दूसरा एग्जांपल है H2 + O2 = H2O। ये दोनों रिएक्शन याद कर लेना इसके एग्जांपल में। अब देखो, जो दूसरी रिएक्शन है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जब एक सिंगल रिएक्टेंट डीकम्पोज होकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है उसे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करना है, अब देखो किसी चीज को तोड़ना है तो उसे हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी कौन सी देनी पड़ेगी, हीट वाली। किसी भी चीज को तोड़ना है, मुझे इसको तोड़ना है तो इसमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी कौन से रूप में देनी दूंगा मैं, हीट में। इसीलिए यहाँ हमें हीट की सप्लाई करनी होती है, तो यहाँ ज्यादातर रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। एनसीईआरटी की छोटी छोटी लाइनें बता रहा हूँ तुम्हें, ये दोनों रिएक्शन याद कर लेना। FeSO4 को अगर हीट में देंगे तो Fe2SO3 सॉलिड, SO2 गैस और SO3 बनेगी। और कैल्शियम कार्बोनेट को अगर जब हम हीट देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बन जाएगी, ठीक है। और जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसे लाइमस्टोन कहते हैं, ये याद रखना। और जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसे क्विक लाइम कहते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये जो रिएक्शन है ना, PbNO3, इसमें हीट दी तो PV ऑक्साइड NO2 और O2 बनी है। ये वाली रिएक्शन याद कर लेना। ये क्वेश्चन इसमें ऐसा आता है क्योंकि ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना, ये ब्राउन फ्यूम्स बनाता है, तो ऐसे क्वेश्चन दे देगा बोर्ड में, कोई रिएक्शन दे देगा उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड देगा या नहीं देगा। अगर दिया होगा तो बता देना ब्राउन फ्यूम्स है, नहीं दिया तो बता देना ब्राउन फ्यूम्स नहीं है। और जो दूसरी चीज है ये है AgCl और AgBr। जब इन्हें सनलाइट में देते हैं तो ये स्प्लिट कर जाती हैं AgCl में और AgBr में। ये पुराने जमाने में फोटोग्राफी में यूज होती थी, इसमें ये क्वेश्चन आता है, तो इन दोनों रिएक्शन को याद कर लेना, ठीक है।